जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की, करंट अफेयर की, डीआई की, मैथ की महा मैराथन कंप्लीट कर ली, बिल्कुल उसी सीरीज में आज मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ लॉजिकल रीजनिंग की जो महा मैराथन है उसको। ध्यान रहे, इस मैराथन से लगभग कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन केवल इसी मैराथन से आने वाले हैं, तो हमें इन पर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करना है। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग देखो, पहले के पेपर पैटर्न की हम बात करें तो पहले लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नाम मात्र आते थे। ठीक है, आते थे लेकिन वो गोले वाले आते थे। कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन का कार हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्ली कुत्ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। लेकिन इसमें ही एक पोर्शन है इंडियन लॉजिस्टिक का, जिससे पहले 2 क्वेश्चन आते थे, वो भी कभी कभार बाई मिस्टेक आते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और अब सारे के सारे क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? इंडियन लॉजिस्टिक्स से आ रहे हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन रखते हैं, 50 क्वेश्चनों में से 7 से 8 क्वेश्चन, वो भी एक ही टॉपिक से आना। ठीक है, बस वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपको किसी तरीके की कोई भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या किया जाता है? लॉजिक किया जाता है, हर तर्क के पीछे क्या लॉजिक है। भाई कोई भी घटना हो रही है तो उस घटना की घटने के का कारण क्या है, किस कारण की वजह से वो घटना घटित हो रही है। ठीक है ना भाई, कोई भी काम है उसके पीछे लॉजिक क्या है, वही क्या है लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तर्क। तर्क क्या होता है? तर्क क्या होता है? एक कथनों की श्रृंखला होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी बात के लिए राज्य किया जाता है। आप कोई भी बात बोल रहे हो तो वो क्या, एक तर्क है, एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, एक ऐसे शब्दों का श्रृंखला जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना चाहते हो। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स मैंने अपनी पेड क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, केवल मैं आपका क्विकली तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, और ध्यान से देखना, चाहे आप पेपर दे के आओगे तब आपको 100% रियलाइज होगा। इन्हीं यूनिटों से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना, यहीं से बिल्कुल डिट्टो मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो ठीक है, तर्क के द्वारा क्या होती है? समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। तर्क की वजह से क्या होती है? समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम लॉजिकल रीजनिंग क्यों पढ़ें? मैं बताया कि भाई आजकल लॉजिकल रीजनिंग से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी चाहिए। तो आपके क्या हो गया, इंटरेस्ट पैदा हो गया कि यार लॉजिकल रीजनिंग रियल में ही पढ़नी चाहिए, 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो तर्क के द्वारा क्या होती है? समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। तर्क की विशेषताओं में बताऊं तो तर्क क्या है? एक वास्तविक चिंतन है। तर्क क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो ये सारी तर्क की विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं में कुछ खास स्पेशल नहीं है जो आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि यदि मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम बहुत सारा लग जाएगा। मेरे को केवल यहाँ पर आपको समझाने का काम करना है। ठीक है, तर्क केवल युक्ति के रूप में या विषय वस्तु से संबंधित होता है। ठीक है, तर्क चिंतन का विकसित या उत्कृष्ट रूप होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्यों? ये क्या है? एक तर्क है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये क्या है? एक तर्क है। अब इस तर्क के पीछे का लॉजिक ढूंढना है आपको। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इस तर्क के पीछे का कारण ढूंढना है हमें कि धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए। तो धूम्रपान, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धूम्रपान पर सरकारी रोक लगी हुई है, इस पर खर्च किया गया धन बेकार जाता है। सिगरेट में तंबाकू होता है। तो अब देखो यहाँ पर आपको जो तर्क ढूंढना है, तर्क का जो लॉजिक ढूंढना है, तर्क का जो कारण ढूंढना है ना, वो ऐसा कारण ढूंढना है आपको जो वास्तविक रूप से सही हो। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन होंगी, जो 4 ऑप्शन होंगे ना, चारों के चारों बिल्कुल सही लगेंगे आपको। ठीक है, चारों के चारों कारण बिल्कुल रियल वाले कारण लगेंगे कि ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन उन चारों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा हो सकता है, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर इन चारों में ज़्यादा बेस्ट क्या है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो, आधार वाक्य तथा निष्कर्ष के बीच में ज़्यादा सटीक और वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या है? एक आधार वाक्य है। भाई ये आधार वाक्य, तर्क क्या होता है? आधार वाक्य है, ये इसका कारण है। ठीक है, तो जो तर्क है, जो आधार वाक्य है और जो निष्कर्ष है, उन दोनों के बीच में सटीक और वैज्ञानिक कारण होना चाहिए।
दूसरा एग्जाम्पल, बस आपके स्टॉप पर पहुंच गई है परंतु बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आप टिकट नहीं खरीद पाए, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर इसका आंसर आपको खुद को फाइंड आउट करना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, कंडक्टर को बुलाकर उसे पैसे देंगे और टिकट ले लेंगे। अब ये क्यों है कारण सही, ये आपको खुद को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लगाया था ना, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। अब देखो दूसरा आधार वाक्य दिए हुए हैं कि सभी फल खाए जा सकते हैं। दूसरा आधार वाक्य है आम एक फल है। इससे निष्कर्ष निकला कि आम खाया जा सकता है। यहाँ निष्कर्ष पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकल रहा है ना भाई, सभी फल खाए जा सकते हैं, आम एक फल है, तो निष्कर्ष निकला कि आम खाया जा सकता है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या है, पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकल रहा है। जब किसी वाक्य में आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों होते हैं तो उसको हम युक्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि जब किसी वाक्य में आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों होते हैं तो उसको हम युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, किसी कारणवश यदि आपकी बार तैयारी नहीं हो पाई, जेआरएफ लायक आपकी तैयारी नहीं हो पाई, आपका जेआरएफ निकालना सबसे बड़ा टारगेट है, तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे यहाँ पर बैच अवेलेबल है। फर्स्ट पेपर का चार्ज ओनली हमने 900 रुपये डिसाइड किया है, ठीक है, जिसमें आपको सारा सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। और बैच लेना चाहते हो, आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो जिसके थ्रू आप बैच ले सकते हैं। और ज्योग्राफी का चार्ज हमने ओनली 1100 रुपये रखा है, ठीक है ना, ओनली नाम मात्र चार्ज है ये। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उन सर से डिसाइड किया जाएगा, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ 7891350470, ठीक है। तो ये था तर्क के बारे में कुछ बातें। तो युक्ति क्या होती है ये पता चल गया होगा। तर्क वैध या अवैध हो सकता है। देखो यहाँ से पूरा चांस है एक क्वेश्चन आने का कि तर्क वैध कब कब हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तर्क वैध कौन कौन सी स्थितियों में हो सकता है। पहली स्थिति, यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष सही निकलना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। इस स्थिति में तर्क वैध होगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको तर्क के वैध होने की स्थिति। पहली स्थिति, यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष सही निकलना चाहिए। यदि आधार वाक्य गलत है और निष्कर्ष सही निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इस कंडीशन में भी क्या होना चाहिए, तर्क वैध होता है। आधार वाक्य सही है, निष्कर्ष भी सही निकलना चाहिए। आधार वाक्य गलत है, निष्कर्ष सही निकल रहा है, तो भी तर्क वाक्य क्या होता है, ठीक है, तो भी तर्क क्या होता है, वैध होता है। इसके अलावा यदि आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष भी असत्य आ रहा है तो इस स्थिति में भी तर्क क्या होता है, वैध होता है। तो तर्क टोटल 3 कंडीशन में वैलिड माना जाता है। जब आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष 100% सत्य निकलना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आधार वाक्य गलत है, निष्कर्ष सही निकल रहा है। तीसरी कंडीशन, आधार वाक्य असत्य है, निष्कर्ष भी असत्य होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जिसमें तर्क वैध होता है। तर्क के अवैध होने की स्थिति बताऊं तो उसमें एक कंडीशन होती है कि यदि आपका आधार वाक्य सत्य है लेकिन उससे निष्कर्ष गलत निकल रहे हैं, तो ये क्या है, तर्क के अवैध होने की स्थिति है। जब आधार वाक्य सत्य है तो उसके निष्कर्ष 100% सत्य निकलना ही चाहिए। यदि आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष गलत निकल रहा है तो इस स्थिति में जो तर्क होता है वो क्या होता है, अवैध होता है। इस स्थिति में तर्क क्या होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम तर्क के प्रकार पढ़ेंगे। निगमनात्मक तर्क है, आगमनात्मक तर्क है, आलोचनात्मक तर्क है, सादृश्यवाची तर्क है, अनौपचारिक तर्क है और औपचारिक तर्क है, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगमनात्मक तर्क को। देखो आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि उदाहरण से एक निष्कर्ष की ओर जाया जाता है। छात्रों के सामने सबसे पहले उदाहरण रखे जाते हैं और उन उदाहरणों के आधार पर क्या किया जाता है, निष्कर्ष की ओर जाया जाता है, ठीक है। तो आगमनात्मक में क्या होता है, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर जाया जाता है। आगमन विधि में बालक पूर्णतः सक्रिय रहकर स्वयं तथ्यों, प्रयोगों एवं उदाहरणों की सहायता से सूत्र, सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन करता है। भाई आगमनात्मक में हम क्या कर रहे हैं, आगमन विधि में हम उदाहरणों से निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं।
तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, मल्टीपल टाइप के मैंने एग्जाम्पल दे दिए। आप क्या करोगे, उन एग्जाम्पलों को समझने की कोशिश करोगे। वैसे ही और भी बहुत सारे आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल क्रिएट करोगे और उन समस्त एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप क्या करोगे, एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करोगे। तो आप खुद क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, आप खुद करोगे। मतलब ये जो विधि है इसमें विद्यार्थी क्या होता है, ऑलवेज एक्टिव रहता है, वो खुद कुछ करता है और फिर उससे निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, उसके बाद आगमन विधि के सोपानों में सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, क्योंकि उदाहरण से सिद्धांत की ओर जा रहा है। फिर उदाहरणों का निरीक्षण किया जाता है, फिर सामान्यीकरण किया जाता है, फिर परीक्षण किया जाता है, लास्ट में सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का मतलब होता है डिसाइड किया जाता है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है भाई, जो एग्जाम्पल लिए थे उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहा है वो बिल्कुल में सही है या नहीं है, ये क्या होता है, सत्यापन होता है। आगमन विधि की विशेषताएं बताएं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। विभिन्न अनुभवों के आधार पर वांछित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। भाई हमें एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। आपने न्यूटन का, मैं देखो जब भी पढ़ाता हूं तो मोस्टली मैं न्यूटन के नियम का यूज करने की कोशिश करता हूं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो वापस नीचे की ओर आती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। आपने सोचा कि मैं इसको समझता हूं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए एक सेव फेंकने का, आपने एक्सपेरिमेंट किया, कभी आप चाकू फेंक रहे हो, कभी आप बेल्ट फेंक रहे हो, कभी आप घड़ी फेंक रहे हो, कभी आप बोतल फेंक रहे हो, हर चीज पृथ्वी की ओर आ रही है। ठीक है, ये चीजें आपको क्या हो रही है, दिख रही हैं, इन चीजों के बारे में आपको सबको पता है। वहां से आप क्या कर रहे हो, एक थ्योरी की ओर जा रहे हो। ठीक है, जो आपको फिलहाल में नहीं पता है, आप फिलहाल में क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन उसका मोरल क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो फिलहाल में आपको नहीं पता है। जब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका निष्कर्ष करोगे, निरीक्षण करोगे, उनको बार बार आप अप्लाई करोगे, तो बाद में आप एक निश्चित कहाँ तक पहुंचोगे, एक निश्चित एग्जाम्पल निष्कर्ष तक पहुंचोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। स्थूल होता है बड़े आकार वाला, सूक्ष्म होता है छोटे आकार वाला। मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। मूर्त होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। वहां से एक अमूर्त की ओर जाता है जिसको हम ना तो देख सकते ना उठा सकते। भाई मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि हम ऊपर उठा के फेंकते हैं, किसी भी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिरती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आपने सेव उठाया, सेव को टच किया, ऊपर फेंका, वो नीचे आके गिरा, आपने उसको देखा भी। लेकिन जब आपने एक सिद्धांत बनाया कि इसे हम न्यूटन का ग्रेविटी नियम बोलते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बोलते हैं, तो जो वो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जो उस वस्तुओं को नीचे की ओर खींच रहा है, तो वो जो ग्रेविटी फोर्स है वो आपको नहीं दिख रहा है। आप उस ग्रेविटी फोर्स को टच नहीं कर सकते, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते। तो आप क्या कर रहे हो, एक दृश्य वस्तु से, मतलब मूर्त से आप अमूर्त की ओर जा रहे हो। आगमन विधि असंरचित दृष्टिकोण वाली होती है। आगमन विधि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की होती है। आगमन तर्क का कारण प्रभाव तर्क या बॉटम अप रीजनिंग भी कहा जाता है इसको। और देखो एग्जाम्पल मैं समझा दूं, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। 1700 रुपये का 8% ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 सूत्र का प्रतिपादन किया गया। ये क्या था, एग्जाम्पल था। यहाँ पर आप बहुत सारी संख्याएं बदल सकते हैं। 1700 की जगह आप 10,000 लिख सकते हैं, 8% की जगह आप 16% लिख सकते हैं, 5 वर्ष की जगह पर आप 10 वर्ष लिख सकते हैं। इनको भी आप चाहो जैसे बदल सकते हो, इसको भी आप चाहो जैसे बदल सकते हो, इसको भी आप चाहो जैसे बदल सकते हो। ये क्या है, आपके सामने मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल के बेस पर आप क्या कर रहे हो, एक निश्चित फॉर्मूले का निर्माण कर रहे हो। ठीक है, तो आपने जैसे 8%, 1700 रुपये, 5 वर्ष, मतलब समय, मूलधन और ब्याज, इनको आप जैसे बदल रहे हो, क्या उसी तरीके से आप इस सूत्र को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, क्योंकि यह सूत्र बिल्कुल फिक्स है। यदि इस सूत्र में आप किसी तरीके का बदलाव करोगे, आप सोचे कि यार मूलधन को मैं 100 की जगह लिख दूं, यहां पर लिख दूं, ब्याज का सूत्र नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, ये मल्टीपल क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनसे हम क्या जा रहे हैं, एक निश्चित नियम, निश्चित सिद्धांत की ओर जा रहे हैं, निश्चित सूत्र की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है,
आगमन विधि का उदाहरण है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब निगमन विधि, इसको मैं नहीं समझाऊंगा बिल्कुल भी। जो आगमन विधि थी उसका जस्ट अपोजिट क्या है, निगमन विधि है। ठीक है ना, आगमन विधि का जस्ट अपोजिट निगमन विधि है। निगमन विधि में अध्यापक सबसे पहले नियम, सिद्धांत, सूत्रों को समझाता है और उसके बाद में वो मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल समझाता है। सपोज दैट मैं आपको न्यूटन का सिद्धांत बताऊं, सबसे पहले मैं आपको न्यूटन का सिद्धांत को बोल के समझाऊं, फिर उसकी मैं थ्योरी लिखवाऊं और फिर मैं कहूं कि चलो अब मैं समझाता हूं एग्जाम्पल्स के द्वारा। फिर मैंने डस्टर फेंका, वो नीचे आ गए, फिर मैंने बोर्ड फेंका, वो नीचे आ गए, फिर मैंने घड़ी फेंकी, वो नीचे आ गई। फिर मैंने समझा दिया कि जो स्टार्ट में मैंने थ्योरी बताई थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, उसके ये मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगमन निगमन में सबसे बड़ा अंतर यही है। आगमन में पहले मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं जिसके आधार पर एक निश्चित सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। वहीं निगमन में पहले सिद्धांत, नियम, सूत्र के बारे में बताया जाता है, फिर कहा जाता है कि इसके आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करो। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जब हम स्कूलों में मैथ पढ़ते थे तो टीचर क्या करता था, पहले एक फॉर्मूला लिखा देता था। ठीक है, सूत्र लिखा दिया, जैसे साधारण ब्याज का सूत्र लिखा दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये एक नियम दे दिया उसने, एक सूत्र दे दिया और फिर उसने 50 क्वेश्चन दे दिए। अब इन 50 क्वेश्चनों का आप सोल्व करो। उसने कह दिया कि 10 अपने टाइप से, अपने मन से भी क्वेश्चन बनाओ और उनको भी सोल्व करो। तो हम क्या थे, एक नियम से हम एग्जाम्पल की ओर आए। बस यही है निगमन विधि। ठीक है, बस एक ये चीज और ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। निगमनात्मक तर्क में आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य तार्किक अनिवार्यता का संबंध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं बताएंगे आपको क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये एग्जाम्पल याद रख लेना निगमन विधि का कि किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है। ये क्या एक नियम है, किसका, भाजकता का नियम है ये, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अतः 3 × 4 × 5 = 60। यह 60 6 का भाज्य है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या था, एक नियम था, किसका, भाजकता का। उससे हम किधर जा रहे हैं, एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, निगमनात्मक तर्क कहते हैं। ठीक है, अब निगमनात्मक तर्क के वैध अवैध होने की स्थिति। पहली स्थिति, यदि आधार वाक्य सत्य है, निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होना चाहिए। यदि आधार वाक्य असत्य है तो भी निष्कर्ष सत्य होना चाहिए। यदि आधार वाक्य असत्य है तो निष्कर्ष भी असत्य होना चाहिए। ठीक है, निगमनात्मक तर्क के अवैध होने की स्थिति ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और देखो, निगमन विधि ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ये आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है कि जो निगमन विधि है वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। सबसे पहले थ्योरी आती है, फिर हाइपोथेसिस आती है, फिर ऑब्जर्वेशन आता है, फिर कन्फर्मेशन आता है। ठीक है, आगमन विधि नीचे से ऊपर की ओर चलती है। सबसे पहले कन्फर्मेशन होता है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन होता है, फिर पैटर्न होता है, फिर हाइपोथेसिस होती है, लास्ट में थ्योरी होती है। ठीक है, आगमन विधि में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, एग्जाम्पल से हम थ्योरी की ओर चल रहे हैं। तो थ्योरी सबसे बाद में बनेगी, सबसे पहले एग्जाम्पल होंगे। निगमन विधि में हम क्या कर रहे थे, नियम से एग्जाम्पल की ओर चल रहे थे। तो निगमन विधि में क्या होगा, सबसे पहले थ्योरी होगी, फिर सबसे बाद में कन्फर्मेशन होगा, एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब ये आगमन और निगमन विधि के एग्जाम्पल हैं। राम की मृत्यु हो गई, राम ने जन्म लिया था। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अतः यह किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये आगमन विधि का उदाहरण है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती है। अतः यह तर्क वाक्य है, यह एक तर्क वाक्य है। इसके आधार पर छात्रों द्वारा अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है। भाई हमने क्या देखा कि जहां जहां पर धुआं है वहां वहां आग है। तो हमने क्या किया, अनुभव किया कि जहां जहां पर धुआं है वहां पर आग है। इसलिए ये क्या है, एक निगमन विधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, आलोचनात्मक तर्क क्या होता है, इसमें देखो क्रिटिलिज्म किया जाता है, आलोचना की जाती है उसमें। देखो आलोचनात्मक तर्क में क्या होता है कि मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आलोचनात्मक तर्क के द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं आलोचनात्मक तर्क में एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कैसे कोशिश की जाती है। अपना बच्चा होता है, सपोज दैट आपका बच्चा है, ठीक है,
और उसको आप फर्स्ट डे स्कूल जाने के लिए भेज रहे हो, तो बच्चे के मन में हजारों टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं कि कैसे होगा, टीचर पीटेंगे या नहीं पीटेंगे, मैडम कैसी होंगी, सर कैसे होंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वहाँ पर हमें खेलने कूदने की सुविधा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इस टाइप के मल्टीपल टाइप के हमारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं। बच्चा स्कूल गया, अपने ऊपर ही ले लो कि जब आप स्टार्टिंग में स्कूल गए होंगे तो आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। भाई उस टाइम ऐसा तो आया होगा नहीं कि चलो गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, इस टाइप के, क्योंकि बच्चे थे। आज तो ये ख्वाब आने लगते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की सोचते हैं, उससे पहले ये डिसाइड करते हैं यार लड़कियों का रेशो थोड़ा ज़्यादा हो तो मज़ा आ जाए, ठीक है ना, ताका झाकी हो जाए, टाइम निकल जाए, पता नहीं कोई प्यार मिल जाए, आगे की बात बढ़ जाए, ऐसा सोचते हैं आजकल भी। क्योंकि हम थोड़े मैच्योर हो गए, थोड़े ज़्यादा हो गए, हमें दो, एक तीर दो निशाने चाहिए आजकल, पढ़ाई भी चाहिए, साथ ही साथ में वो भी एक साइड वाला प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, आप कोचिंग में जाते हो, आपको देखते हो अरे यार यहाँ तो लड़कियाँ भी हैं, फिर देखते हो यार यहाँ तो एसी भी लगी हुई है, फिर यहाँ देखते हो यहाँ तो टीचर भी सही है यार, मैडम भी मस्त मस्त हैं, टीचर भी मस्त मस्त हैं, अट्रैक्टिव लुक में आ रहे हैं, पढ़ा भी मस्त रहे हैं, समझ में भी मस्त तरीके से आ रहा है, नोट्स भी दे रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं, सारा सब कुछ बेस्ट तरीके से चल रहा है, बीच बीच में चाय भी दे रहे हैं, वो मज़ा ही आ गया, चाय दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई आलोचना। आपने पहले क्या सोचा था, आपके दिमाग में पहले कैसे विचार थे, नेगेटिव विचार थे, टीचर कैसे होंगे, इन्वायरमेंट कैसा होगा, स्टाफ कैसे होंगे, जो क्लासमेट होंगे वो कैसे होंगे, बैठने की फैसिलिटी कैसी होगी, हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ये क्या थे आपके दिमाग में, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंक के साथ क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक, पॉजिटिव सोचने वाले इसको पॉजिटिव सोचते थे, लेकिन हमारे मन में ये एक डर घुसा होता है, हमारे दिमाग में सदा नेगेटिव विचार आते हैं, पता नहीं वहाँ पर एसी होगी या नहीं होगी, टीचर कैसे पढ़ाएंगे, पता नहीं मेरे को समझ में आएगा या नहीं आएगा, इस तरीके से हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार होते हैं। लेकिन जब हम वहाँ एंट्री करते हैं और हमें सब वहाँ पर पॉजिटिव वे में मिलता है, तो वो क्या हो गया, हमारे विचारों की आलोचना हो गई जो हमने पहले सोचे थे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, आलोचनात्मक तर्क कहते हैं। इस प्रकार अनेक तथ्यों के बारे में बालक सामान्य रूप से विचार करके उनके गुण दोषों का विवेचन कर स्वीकार करता है। इस प्रकार के तर्कों को आलोचनात्मक तर्क के माध्यम से जाना जाता है। इसमें गुण और दोष दोनों का बारे में पता चलाया जाता है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसके दोष भी देखोगे, आप उसके गुण भी देखोगे, आपके मन में अलग अलग ख्याल हैं, वो ऐसी होगी, उसका बिहेवियर ऐसा होगा, मेरी केयर करेगी, वो करेगी, ये आपके मन में गलत साइकोलॉजी थी। जैसे वो मिली सारा उल्टा हो गया, आपकी ना सुन रही है, आपको न प्यार से देख रही है, न प्यार से बोल रही है, ऐजी नहीं बोल रही है, तू लगा के बोल रही है, सारा सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आपने पहले क्या सोचा था, पॉजिटिव वे में सोचा था, लेकिन हो क्या रहा है, नेगेटिव। ये भी एक आलोचना ही हो गई कि आपने पहले सोचा कुछ और, निकल कुछ और रहा है। तो ये सारा सब कुछ किसका गेम है, आलोचनात्मक तर्क का है। ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक तर्क। देखो औपचारिक अनौपचारिक दो तरीके से होते हैं, इसको समझने का एक सबसे बेसिक फंडा है, जो सिस्टमैटिक वे में काम होता है, सिस्टमैटिक वे में क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो काम होता है वो औपचारिक काम होता है। अव्यवस्थित तरीके से जो काम होता है वो अनौपचारिक काम होता है। ठीक है, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। जैसे आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आप चार दोस्त हो, चारों के चारों दोस्त ऑफिस में बैठे हुए हो और ऑफिस के काम के रिगार्डिंग आप बातें कर रहे हो, तो वो आपकी बातें कैसी होंगी, औपचारिक बातें होंगी। वो चारों पांचों दोस्त आप टी स्टॉल पर बैठ के बातें कर रहे हो, लड़कियों की साइड देख रहे हो, यार ये मस्त है, ये तेरी भाभी है, ये मेरी भाभी है, ये इस तरीके से आप डिसीजन ले रहे हो। तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक तर्क हो गया। तो औपचारिक तर्क हमें रिप्रेजेंट करता है व्यवस्थित और सिस्टमैटिक वे को, क्रमबद्ध तरीके को। ठीक है, जबकि जो अनौपचारिक होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अव्यवस्थित तरीके को और क्रमहीन तरीके को। ठीक है, तो औपचारिक में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, ढांचा रहित होता है, क्रमबद्ध होता है। जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, अव्यवस्थित होता है, क्रमबद्धहीन होता है और ढांचा रहित होता है या ढांचाहीन होता है। ठीक है, सादृश्य मूलक तर्क में क्या होता है, एनालॉजिकल आर्गुमेंट। इसमें क्या होती है, तुलना की जाती है, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं तेरे से सुंदर हूं, तू मेरे से सुंदर है। ठीक है ना, तो इसमें समान विशेषताओं वाली चीजों के बीच में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है ना, समान विशेषताओं वाली चीजों के बीच में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और इसमें कुछ स्पेशल कीवर्डों का यूज किया जाता है,
जैसे मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, यदि आपको एग्जाम्पल में सादृश्य मूलक तर्क का यदि क्वेश्चन आए, उसकी दो सबसे बड़ी पहचान है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी पहली पहचान है कि यहाँ पर क्या की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें कुछ स्पेशल कीवर्डों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिस प्रकार उसी प्रकार, जैसा तैसा, जैसे वैसे, ठीक है। तो यदि कहीं पर भी इसी प्रकार उसी प्रकार, तो यदि आपको किसी आर्ग्यूमेंट में ये शब्द देखने को मिले, कौन कौन से शब्द, जिस प्रकार उसी प्रकार, जैसा तैसा, इसी प्रकार उसी प्रकार, जैसा वैसा, ठीक है ना। तो यदि आपको किसी आर्ग्यूमेंट में ये कुछ इस तरीके के शब्द देखने को मिले, जिसके रूप में उसके रूप में, जिस तरह उसी तरह, जिस प्रकार उसी प्रकार, जैसे तैसे, इसी प्रकार उसी प्रकार, जिनके रूप में उनके रूप में, यदि आपको किसी आर्ग्यूमेंट में इस तरीके के शब्द देखने को मिले और चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हो सादृश्य मूलक का, तो आप बिल्कुल आंखों को बंद करके और वो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। आपका 100% सही होगा क्वेश्चन, आपके 2 नंबर आपके बोनस अंक में जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन होगा, ये ऐसी पहचान है जो आपका टाइम भी बचाएगी और क्वेश्चन भी ठीक करवाएगी, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से आपको आगे भी निकालेगी। अब हम तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। देखो तार्किक वाक्यों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहला होता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्वव्यापी जिसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, जो दूसरा होता है अंशव्यापी जिसको हम पार्टिकुलर बोलते हैं। सर्वव्यापी में समस्त की बात की जाती है, सभी की बात की जाती है। यूनिवर्सल की बात की जाती है, जैसे सभी, कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं क्या हो गया, कोई नहीं, ये भी सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई। कक्षा में कोई नहीं आया मतलब कक्षा पूरी खाली पड़ी हुई है, सभी के सभी बाहर है, तो यहाँ पर भी सर्वव्यापी की बात हो रही है। सभी के सभी कक्षा में आ गए तो वहाँ पर हो ही रही है सभी की बात। एक भी कक्षा में नहीं आया तो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किसको हो रहा है, एक भी कक्षा में नहीं आया। तीन पहचान है इसकी, सर्वव्यापी की तीन पहचान है। यदि आपको किसी भी तर्क के आसपास या तर्क में आपको सभी, कोई नहीं, एक भी नहीं, इन शब्दों का उपयोग दिखे तो आप उसको सर्वव्यापी समझना, ठीक है। या फिर आपको आर्गुमेंट पढ़ने पर ऐसा लगे कि यहाँ पर समस्त की बातें की जा रही है, कक्षा में कोई नहीं आया मतलब पूरी कक्षा खाली है, सारे के सारे बच्चे बाहर हैं, सभी की बात हो रही है। कक्षा में एक भी नहीं आया, सभी के सभी कक्षा के बाहर है, सभी के सभी कहाँ मर गए, ये यूनिवर्सल की बात हो रही है। पर्टिकुलर में क्या है, कुछ का बच्चे बाहर है, कुछ बच्चे नहीं आए, अधिकांश बच्चे बाहर हैं, अधिकांश बच्चे अंदर हैं, कुछ एक बच्चे कक्षा से बाहर हैं, ठीक है। तो यदि आपको कुछ ऐसे शब्द दिखे जैसे कुछ, कुछ एक, अधिकांश, जहां पर हमें एक कुछ पार्टिकुलर हिस्से की बात की जा रही हो तो वहां पर क्या होगा, अंशव्यापी होगा। उपस्थिति के आधार पर दो, उपस्थिति की अवेलेबिलिटी की, कक्षा में सभी के सभी विद्यार्थी हैं, सकारात्मक हो गया कि वहां पर अवेलेबल है। कक्षा में कोई भी विद्यार्थी नहीं है, यहाँ पर नकारात्मक बात हो गई कि कक्षा में विद्यार्थी नहीं है। कुछ विद्यार्थी कक्षा में हैं, कुछ विद्यार्थी कक्षा में हैं, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर सभी विद्यार्थी कक्षा में हैं, ये सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा। अब जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा ना वो उसको नकारात्मक मानेगा कि देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में, वो दिमाग लगाएंगे कि कुछ विद्यार्थी बाहर है मतलब कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है इसलिए नकारात्मक होगा। नहीं भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है उसको आपको बिल्कुल 100% सत्य मानना है, ठीक है, और उसको सत्य मान के ही आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो कक्षा में कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं, ये क्या है, सकारात्मक है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं है, ये नकारात्मक है। तो यदि आर्गुमेंट में आपको नहीं शब्द दिखे या फिर आर्गुमेंट ऐसा लगे जहां पर नेगेटिव वे में नकारात्मक तरीके से बात की जा रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नकारात्मक होगा। और यदि आर्गुमेंट में सकारात्मक तरीके से बात की जा रही है तो वो सकारात्मक होगा, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से नहीं समझा सकता ना, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर जिन्होंने मेरी क्लास ले रखी है, जिन्होंने मेरा पेड बैच लिया हुआ है, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब देखो मात्रा और उपस्थिति के आधार पर इन चारों को, मात्रा और उपस्थिति के आधार पर आर्ग्यूमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया, AEIO। ठीक है, ए का मतलब होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, ई का मतलब होता है यूनिवर्सल, ए का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई का मतलब होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, आई का मतलब होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, AEIO का मतलब होता है नेगेटिव पार्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाता हूं इन सभी को एक साथ। ठीक है, उद्देश्य व्याप्त है नहीं व्याप्त है, ये सारी चीजें बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इन सभी को पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका मतलब है सर्वव्यापी सकारात्मक। ए का मतलब क्या है यहाँ पर सर्वव्यापी सकारात्मक है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सभी के सभी आम लाल हैं। ठीक है, सभी के सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो ये क्या है सर्वव्यापी सकारात्मक है, मतलब यहाँ पर सभी की भी बात हो रही है और वो भी सकारात्मक वे में बात हो रही है। ई का मतलब होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब सर्वव्यापी नकारात्मक, कोई भी बच्चा कक्षा में नहीं है, कोई भी आम लाल नहीं है, एक भी आम लाल नहीं है। ठीक है, आई का मतलब है पर्टिकुलर पॉजिटिव, अंशव्यापी सकारात्मक, यहां पर कुछ की बात हो रही है लेकिन वो सकारात्मक वे में बात हो रही है। कुछ विद्यार्थी कक्षा में हैं, कुछ आम लाल हैं, कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ लड़कियां मेरे लायक हैं। ठीक है, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव, यहां पर अंशव्यापी नकारात्मक तरीके से बात की जा रही है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, कुछ आम लाल नहीं है, कुछ लड़कियां मेरे लायक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से समझना है। अब देखो उद्देश्य व्याप्त, उद्देश्य अव्याप्त, विधेय व्याप्त, विधेय अव्याप्त। अब इनको क्या बोलते हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो इसमें देखो आपको एक चीज देखनी है, ए की विशेषता क्या हुई उद्देश्य व्याप्त विधेय अव्याप्त है, ए की विशेषता क्या हुई उद्देश्य व्याप्त है विधेय अव्याप्त है, ओ की विशेषता क्या हुई विधेय व्याप्त है उद्देश्य अव्याप्त है, और आई की विशेषता क्या हुई विधेय अव्याप्त है उद्देश्य अव्याप्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसकी ये दो विशेषता हो गई, इसकी ये दो विशेषता हो गई, इसकी ये दो विशेषता हो गई और इसकी दो विशेषता हो गई। अब इन विशेषताओं का याद करने का तरीका देखो, यहाँ पर ई और आई क्या है इस तरीके से है, तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय दोनों क्या है अव्याप्त हैं। ठीक है, इसमें उद्देश्य विधेय अव्याप्त है, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त हैं। ठीक है, देखो इसमें उद्देश्य विधेय दोनों व्याप्त हैं, इसमें उद्देश्य विधेय दोनों अव्याप्त हैं, इसमें उद्देश्य व्याप्त है विधेय अव्याप्त है, इसमें विधेय व्याप्त है उद्देश्य अव्याप्त है। उसके बाद 4 प्रकार के विरोध पाए जाते हैं जिनको हम अपोजिशन बोलते हैं, फालसी बोलते हैं। एक होता है कॉन्ट्रोररी, दूसरा होता है सब कॉन्ट्ररी, तीसरा होता है सब अल्टरनेशन और चौथा होता है कॉन्ट्रोडक्टरी। ठीक है, अब मैं इन चारों को समझाता हूं। सबसे पहले देखो इसी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये फॉर्मेट फिक्स रखना है आपको AEIO। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आपको ऑलवेज फिक्स रखना है। ए और ई के बीच में रिलेशनशिप कैसा है कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, आई ओ के बीच में संबंध कैसा है सब कॉन्ट्रेरी है। ई और ओ के बीच में संबंध कैसा है सब अल्टरनेशन का है। ए ओ और ई आई के बीच में संबंध कैसा है कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, कॉन्ट्रोररी विपरीत का संबंध किन किन के बीच में। यहाँ पर इंग्लिश शब्द याद रखना, हिंदी में तो बहुत सारे मल्टीपल शब्द के पर्यायवाची शब्द दे देगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्ट्रेरी संबंध किस किस के बीच में ए और ई के बीच में। सब कॉन्ट्रेरी संबंध किसके बीच में आई ओ के बीच में। सब अल्टरनेशन का संबंध किन किन के बीच में ए आई और ई ओ के बीच में। कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध किन किन के बीच में ए ओ ई और आई के बीच में। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा कॉन्ट्ररी में क्या हो रहा है, दोनों क्या है सर्वव्यापी हैं, दोनों सर्वव्यापी हैं, ए सकारात्मक है ई नकारात्मक है। ठीक है, सब कॉन्ट्ररी में क्या है दोनों अंशव्यापी हैं, आई सकारात्मक है
ओ नकारात्मक है। उसके बाद हम देखें सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन ए क्या है, सर्वव्यापी है। आई क्या है, अंशव्यापी है। ई क्या है, सर्वव्यापी है। ओ क्या है, अंशव्यापी है। ए क्या है, सकारात्मक है। ई क्या है, आई क्या है, सकारात्मक है। ई क्या है, नकारात्मक है। ओ क्या है, नकारात्मक है। ठीक है। कॉन्ट्रोडक्टरी में देखो, ए क्या है, सकारात्मक है और सर्वव्यापी है। ओ क्या है, अंशव्यापी है और नकारात्मक है। ई क्या है, नकारात्मक है, सर्वव्यापी है। आई क्या है, नकारात्मक है और अंशव्यापी है। बस ये इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वव्यापी की विशेषता बताओ, अंशव्यापी की विशेषता बताओ। ठीक है। अब इसके अलावा एक एक चीज याद रख लेना, कॉन्ट्ररी में क्या होता है, उद्देश्य विधेय एक समान होते हैं लेकिन गुणवत्ता का अंतर होता है। अब मैं ये भी समझा देता हूँ गुणवत्ता का अंतर क्या होता है, मात्रा का अंतर क्या होता है। मात्रा का अंतर क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी को, और गुणवत्ता का अंतर किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी क्वालिटी को। दो शब्दों को याद रखो, क्वांटिटी क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, गुण होते हैं, जैसे आप सुंदर हो, वो लड़की सुंदर है, मैं लड़का सुंदर हूं, ऐसे ये गुण हैं। क्वांटिटी क्या होती है, 1 किलो आम, 1 किलो अमरूद, आधा किलो गुलाब जामुन, आधा किलो जलेबी, आधा किलो चाय, ये क्या है, क्वांटिटी है। अब इन दोनों के बीच में देखो, ई और ए। अब इन दोनों शब्दों को पकड़ो आप। ए में दो गुण विद्यमान है, एक तो है सर्वव्यापी का और दूसरा है किसका, सकारात्मक का। ई में दो गुण विद्यमान, एक सर्वव्यापी का, दूसरा नकारात्मक का। ठीक है। तो सर्वव्यापी का मतलब होता है सब कुछ, जो हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी इंक्लूड है, क्या है, मात्रा है, सभी मात्रा है। तो यहां पर क्या है, दोनों में मात्रा तो एक समान है, लेकिन गुण की बात की जाए, सभी आम लाल है, यहां पर कोई आम लाल नहीं है। ये बता रहा है कि सभी के सभी आम लाल हैं, ये बता रहा है कि कोई भी आम लाल नहीं है, मतलब जितने भी आम हैं वो लाल के अलावा किसी और रंग के हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, मात्रा तो बिल्कुल समान आ रही है, दोनों जगह सर्वव्यापी हैं, लेकिन यहां पर गुणवत्ता में अंतर आ रहा है, क्योंकि एक साइड सभी आम लाल है, दूसरी साइड कोई भी आम लाल नहीं है। एक साइड सभी आम लाल है यहां पर, और यहां पर सभी के सभी आम लाल के अलावा किसी अन्य रंग के हैं। तो कॉन्ट्ररी में क्या हो रहा है, मात्रा के आधार पर समानता है, गुण के आधार पर विभिन्नता है। इसमें देख लो, अंशव्यापी, अंशव्यापी, सकारात्मक, नकारात्मक, मतलब यहां भी क्या होगा कि उद्देश्य, यहां पर भी क्या होगा कि गुणवत्ता के, गुणवत्ता तो क्या है, यहां पर भी क्या है, गुणवत्ता तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटी समान है। यहां पर भी कुछ की बात हो रही है, यहां पर भी कुछ की बात हो रही है, यहां पर भी अंशव्यापी है, यहां पर भी अंशव्यापी है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो सब कॉन्ट्रोडक्टरी, जब जब सब कॉन्ट्रोडरी होता है, उपविपरीत होता है, उसमें क्या होता है, गुणवत्ता में अंतर है, जबकि मात्रा क्या है, सॉरी, गुणवत्ता में भी अंतर है और मात्रा में भी, सॉरी, गुणवत्ता भी समान है और मात्रा भी समान है। ठीक है, गुणवत्ता और मात्रा दोनों समान है। एक मिनट दोबारा समझाता हूं मैं इसको, देखो, ए, आई और ओ। आई में क्या हो रहा है, अंशव्यापी की बात हो रही है, ओ में क्या हो रही है, अंशव्यापी की बात हो रही है, मतलब मात्रा दोनों में समान है। यहां पर किसकी बात हो रही है, कुछ आम लाल है, यहां पर किसकी बात हो रही है, कुछ आम लाल नहीं है। तो कुछ आम लाल है इस साइड बताया जा रहा है, इस साइड बताया जा रहा है कुछ आम लाल नहीं है, मतलब अन्य रंग के। यहां पर नेगेटिव तरीके से बात हो रही है, यहां पर पॉजिटिव तरीके से बात हो रही है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, मात्रा तो समान है, क्योंकि मात्रा के आधार पर दोनों अंशव्यापी हैं, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है, इसलिए गुणवत्ता के आधार पर अंतर है। सब अल्टरनेशन देख लो, सब अल्टरनेशन में क्या होगा, यहां पर नेगेटिव तरीके से बात की जा रही है, यहां पर नेगेटिव तरीके से बात की जा रही है, यहां पर सर्वव्यापी है, यहां पर अंशव्यापी है। तो ई सर्वव्यापी है, ओ अंशव्यापी है, मतलब मात्रा का अंतर है, लेकिन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब गुणवत्ता समान है। ए पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है। ए यूनिवर्सल सर्वव्यापी की बात कर रहा है, आई पर्टिकुलर अंशव्यापी की बात कर रहा है, मतलब यहां पर सर्वव्यापी है, यहां पर अंशव्यापी है, मतलब यहां पर मात्रा में क्या है, दोनों के बीच में अंतर है।
ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, मतलब दोनों के बीच में गुणवत्ता समान है। ठीक है, ये हो गए। अब आपको इसी तरीके से इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। आई क्या है, सकारात्मक है और सर्वव्यापी है। ओ क्या है, नकारात्मक है और अंशव्यापी है। तो मतलब गुणवत्ता, भाई यहां पर सर्वव्यापी की बात हो रही है, यहां पर अंशव्यापी की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में यहां पर सर्वव्यापी, यहां पर अंशव्यापी, मतलब मात्रा में अंतर। यहां पर सकारात्मक तरीके से बात हो रही है, यहां पर नकारात्मक तरीके से बात हो रही है, मतलब गुणवत्ता में अंतर। ये सर्वव्यापी है और नकारात्मक है, ये अंशव्यापी है और सकारात्मक है। तो यदि मैं गुणवत्ता की बात करूं तो ये क्या है, नकारात्मक है, ये क्या है, सकारात्मक है, मतलब दोनों के बीच में गुणवत्ता का अंतर है। मात्रा की बात करूं तो ये क्या है, सर्वव्यापी की बात कर रहा है, ये अंशव्यापी की बात कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में मात्रा का भी अंतर है। ठीक है, तो ये था कॉन्ट्रोलरी, सब कॉन्ट्रोलरी, सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्रोडक्टरी। यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रमाण के बारे में। किसके बारे में, प्रमाण के बारे में।